तो देखिए, पिछली कक्षा में हम बीए फर्स्ट ईयर में दलीय प्रणाली के गुण पढ़ रहे थे और हमने दलीय प्रणाली के 3 गुणों के बारे में चर्चा की थी कि राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। दूसरा इनका गुण है राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा सरकार के लिए शक्ति के साधन है। किस प्रकार से जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो दल जो है निर्वाचित होकर सरकार बनाता है। अगला गुण है शासक दल की निरंकुशता पर रोक। तो देखिए, शासक दल की निरंकुशता पर रोक। शासक दल की निरंकुशता पर रोक। शासक दल की निरंकुशता पर रोक। तो हम देखते हैं कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो दल सरकार बनाता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष में बैठ जाता है। तो हम देखते हैं कि विपक्ष का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सरकार जो भी कार्य कर रही है उस कार्य का नियंत्रित निर्देशित करना, उसकी निगरानी करना और सरकार की जो है हर कार्य को बारीकी से देखना, ताकि सरकार मनमाने तरीके से कार्य न कर सके। तो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का ये कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है सरकार की निरंकुशता पर मनमानी पने पर रोक लगाते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा सावचेत रहता है और वो सत्तारूढ़ दल की नीतियों और कार्यक्रमों को जो है बारीकी से देखने की जो है योग्यता रखता है। तो हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार को निरंकुश नहीं होने देता। इस प्रकार सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य वो करता है। तो हम देखते हैं अगला जो गुण है वो है सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन। तो देखिए, सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन। तो हम देखते हैं कि सरकार और जनता के बीच संपर्क साधने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं और राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और किस प्रकार हम देखते हैं कि दल सरकार और जनता के बीच निरंतर संपर्क साधते हैं और एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार और जनता के बीच जो राजनीतिक दल हैं वो एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सरकार को जो है जनता की जो मांगे हैं, जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। और हम देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार जनता की मांगों के अनुरूप कार्य करती या नहीं है, या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये बीच में एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं कि सरकार को जनता की मांगों से अवगत कराते हैं और मांगों से अवगत कराने के बाद में जनता में भी सरकार की छवि को जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करते हैं कि जनता को सरकार की नीति कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सेतु का कार्य करते हैं सरकार और जनता के बीच। अगला पॉइंट है जनता का नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर उच्च करना। तो देखिए, जनता का नैतिक, बौद्धिक, जनता का नैतिक
बौद्धिक, जनता का नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर उच्च करना। सांस्कृतिक स्तर उच्च करना। तो हम देखते हैं कि जनता का नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक नहीं है, सॉरी, ये शैक्षणिक है। सांस्कृतिक, बौद्धिक, सॉरी, नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर। शैक्षणिक स्तर। तो देखिए, राजनीतिक दल जनता का नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर उच्च करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये समाज सुधार, नैतिक उत्थान, इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल पुस्तकालय, विचार गोष्ठियां, भाषण, इन सब का आयोजन करते हैं और जनता को जो है राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर उसका नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर को उच्च करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल किसी भी शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और राजनीतिक दल ही किसी भी शासन व्यवस्था का कुशलता पूर्वक संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अब हम दलीय प्रणाली के दोष देखते हैं कि दलीय प्रणाली के दोष क्या हैं। तो देखिए, अभी हमने गुणों के बारे में चर्चा करी, अब हम दलीय प्रणाली के दोष के बारे में चर्चा करते हैं। दलीय प्रणाली के दोष क्या हैं? देखिए, अब चर्चा हम करते हैं दलीय प्रणाली के दोष। दलीय प्रणाली के दोष क्या हैं? तो हम दलीय प्रणाली के दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि दलीय प्रणाली के दोष किस प्रकार हैं। देखिए, पहला दोष है जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। तो देखिए, जनता में द्वेष, एवं कटुता, जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। तो देखिए, राजनीतिक दल अपना हित साधने के लिए जनता को आपस में क्या करते हैं? लड़ाने का कार्य करते हैं कि किस प्रकार जो है जनता आपस में वैमनस्य और कटुता पैदा करते हैं। तो अपना हित साधने के लिए राजनीतिक दल जनता को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी कमी है कि जनता को आपस में लड़ाते हैं। अपने हित के लिए एक दूसरे पर राजनीतिक दल छींटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को जो है अपने हित में करने के लिए कि जनता उनको सही माने, जनता उनके पक्ष में बैठ जाए, तो इसलिए एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से राजनीतिक दल जो है जनता को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर
आपस में जनता को ही लड़ाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि राजनीतिक दल का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो जनता को अलग अलग भागों में विभाजित करके उनमें वैमनस्यता और कटुता को पैदा करते हैं। तो राजनीतिक दल का ये सबसे बड़ा दोष है कि जनता को जो है अलग अलग भागों में बांटकर जो है उनमें संघर्ष पैदा करना। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो इस प्रकार देश का वातावरण दूषित हो जाता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दंगे हो जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है देश में हिंसा का वातावरण हो जाता है और किस प्रकार से जो है पूरा देश दूषित वातावरण से प्रभावित होता है। अगला है जनता के नैतिक पतन में सहायक। अगला दोष है जनता के नैतिक पतन में सहायक। तो देखिए, राजनीतिक दल जनता के नैतिक पतन में सहायक। राजनीतिक दल जनता के नैतिक पतन में सहायक होते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देने व उसके नैतिक पतन में सहायक होते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जनता में छल, कपट, दोष, छल, कपट, झूठ आदि अवगुणों की वृद्धि में सहायक होते हैं और किस प्रकार व्यक्तियों का नैतिक पतन, चारित्रिक पतन जो है उनके द्वारा कर दिया जाता है। अगला दोष है राजनीतिक एक व्यवसाय बन जाती है। तो देखिए, दलीय प्रणाली का दोष है कि राजनीति एक व्यवसाय बन जाती है। तो देखिए, राजनीति का प्रमुख कार्य है जनता की सेवा करना और जनता की सेवा करना ही उनका प्रमुख आधार है। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति किस प्रकार से जो है छल कपट पर आधारित होती है और एक व्यवसाय की तरह बन जाती है। तो हम देखते हैं कि चुनाव के समय में राजनीतिक दल जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने एजेंडे में बड़ी बड़ी बातों को वो शामिल करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तब वो क्या करते हैं और किस प्रकार जो है जनता को उछलते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से राजनीति एक व्यवसाय की तरह बन जाती है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाता है, जबकि राजनीति जो सेवा पर आधारित होनी चाहिए वो एक व्यवसाय की तरह बन जाती है। अगला है योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवा से देश वंचित। तो देखिए, योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की योग्य एवं प्रतिभाशाली नागरिकों की सेवाओं से देश वंचित। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है राजनीतिक दल में हम चुनाव के समय में देखते हैं किस प्रकार से, जैसे कि आज सबसे बड़ी समस्या राजनीति का अपराधीकरण भी है। तो हम देखते हैं कि राजनीति में किस प्रकार से गुंडे, भूमाफिये ये चुनाव में जीतकर जो है विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं और किस प्रकार राजनीति को दूषित करते हैं।
तो हम देखते हैं कि राजनीति में जहां योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए और सरकार में उन लोगों की जो है भीड़ ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इसके विपरीत हम देखते हैं कि राजनीति में अपराधी छवि वाले व्यक्ति जो है ज्यादा चुने जाते हैं। तो इसलिए देश प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित हो जाता है। अगला पॉइंट है व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। तो देखिए, व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। देखिए, व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल किस प्रकार से व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब दल जो है संसद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, छल कपट का बल का प्रयोग करते हैं। हम संसद में देखते हैं आए दिन जो है बल का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थापिका जो है इसके सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त करने में भी राजनीतिक दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है समय और धन की बर्बादी। तो देखिए, समय और धन की बर्बादी किस प्रकार से हम देखते हैं। समय और धन की बर्बादी, समय और धन की बर्बादी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्थापिका जो है राजनीतिक दलों में बटी होने के कारण व्यवस्थापिका का समय बहुत बर्बाद होता है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, वो किस प्रकार से संसद की गतिविधियों में अपना समय और धन व्यय करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से राजनीतिक दलों का जो महत्वपूर्ण कार्य शासन संचालन करना है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं किस प्रकार से जो है अलग अलग दल होते हैं वो जनता को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और संसद में हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध होकर वो आचरण करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि दलीय शासन से समय और धन की बर्बादी होती है। अगला है सांप्रदायिक वैमनस्य। तो देखिए, सांप्रदायिक वैमनस्य को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांप्रदायिक वैमनस्य, हम देखते हैं कि कुछ दलों का निर्माण जो है धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर होता है। तो देखिए, सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि कुछ दलों का निर्माण सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर होता है। तो ये दल क्या होते हैं, सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर बने होने के कारण अपने संप्रदाय और धर्म के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं और राष्ट्रीय हित जो है उनके संकीर्ण सांप्रदायिक स्वार्थ हितों के आगे राष्ट्रीय हित बहुत ही नगण्य छोटा हो जाता है और अपने संप्रदाय और अपने धर्म के हितों को बहुत ज्यादा प्रधानता देने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ जाती है और कई बार तो जो है हम देखते हैं कि संप्रदाय क्षेत्र के आधार पर
भारत संघ से राज्य अलग होने की मांग भी करते हैं। तो इसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो सांप्रदायिक वैमनस्यता, कटुता जो है जनमानस में फैलाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने दलीय प्रणाली के गुण और दोष दोनों समझे, और इस प्रकार हम देखते हैं कि दलीय प्रणाली जो है इसमें गुणों के साथ साथ हमने दोषों की चर्चा भी की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दलीय प्रणाली जो है किसी भी शासन व्यवस्था के कुशल व सफल संचालन के लिए ये नितांत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था में दलीय प्रणाली का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो देखिए, हमने दलीय प्रणाली के गुण और दोष अभी पढ़े, और इसके बाद में हमारा जो टॉपिक दलीय प्रणाली का आता है वो है दलीय प्रणाली के आधार। तो देखिए, दलीय प्रणाली के प्रकार, दलीय प्रणाली के गुण दोष हमने अभी चर्चा करी। अब हम देखते हैं दलीय प्रणाली के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, हम दलीय प्रणाली के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। दलीय प्रणाली के प्रकार क्या हैं? दलीय प्रणाली के प्रकार। तो देखिए, दलीय प्रणाली के प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश में दलीय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और शासन दलीय व्यवस्था के आधार पर ही संचालित होता है। तो हम देखते हैं किसी भी देश की जब हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर दलीय व्यवस्था के हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला एक दलीय व्यवस्था, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था में हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं कि वहां पर साम्यवादी दल है, और साम्यवादी दल ही शासन सत्ता को संभालता है। तो एक दलीय व्यवस्था में शासन व्यवस्था में एक ही दल का स्थान होता है और वही शासन को संचालित करता है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था में 2 दल होते हैं और दोनों दलों का ही जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अमेरिका ले सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 2 महत्वपूर्ण दल हैं, और बार बार सत्ता इन्हीं में आपस में जो है चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। कभी रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष में बैठ जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम द्विदलीय प्रणाली में 2 दलों को मानते हैं कि किसी भी देश में जहां पर 2 दल पाए जाते हैं वहां पर द्विदलीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और तीसरी होती है बहुदलीय व्यवस्था, जिसका